मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है अब तक जो कुछ पढ़कर आ चुके होंगे वो आप लोगों को क्लियर भी होगा और आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस वक्त तक जो केमिस्ट्री पढ़ी है उसे सीखा भी होगा, आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यानी कि जो छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुए होंगे और अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा उसको आपने मतलब फील किया होगा कि यार केमिस्ट्री वाकई बड़े मजे का एक सब्जेक्ट है और उससे रिलेवेंट जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस किए, जो मैंने आप लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए, उससे आप समहाउ सेटिस्फाई भी होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आज के लेक्चर का आगाज जो है मैं एक एमसीक्यू से उसका आगाज करूंगा और उसके बाद उससे ही ऑनवर्ड हम चलेंगे। मैं चाह रहा हूं कि मुझे कुछ मिल जाए, माउस मिल जाए। ठीक है, अच्छा जी, जल्दी से जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। चलें, मैं स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर और उसके बाद फिर हम जो है आपके कमेंट्स देख लेंगे क्योंकि मेरे पास इस वक्त आपके कमेंट्स डिस्प्ले नहीं हो रहे। अच्छा जी, स्टेटमेंट लिख लेता हूं पहले। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए स्टेटमेंट मेंशन करता हूं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा है कि जो आयनिक बॉन्ड नहीं है? ऑल ऑफ द all of the following are examples of ionic bond। किसके नहीं, इसके अलावा, किसके अलावा हम कहते हैं बॉन्ड एक्सेप्ट। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास गिवन है भाई, ये है केबीआर। आपने तमाम के तमाम जो आयनिक बॉन्ड है इसको पढ़ लिया डिटेल में, अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए केबीआर। बी ऑप्शन आपके पास है सोडियम ऑक्साइड Na2O। सी ऑप्शन आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। डी ऑप्शन आपके पास है भाई, ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है कि जो हम कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड नहीं है। माउस नहीं है इसका, इसको कर तो दो। ठीक है, अच्छा, सो हम कहते हैं कि भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है कि जो आयनिक कंपाउंड नहीं है। जल्दी से आपने इसका आंसर देना है ताकि मुझे कुछ अंदाजा हो कि आपने आयनिक कंपाउंड से कुछ सीखा भी है, मतलब इसको हमने जब एक्सप्लेन किया था तो इससे कुछ आपने सीखा भी है या नहीं सीखा। रीजन भी बताना चाहिए आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बल्कि इसके साथ साथ उसकी रीजन जो है वो भी पता होना जरूरी है क्योंकि आप रीजन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सही है। जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर डी है और एग्जैक्टली डी ही इसका ऑप्शन सही बनेगा। अब आप मुझसे तरह जो है समझ लें। ठीक है जी, थोड़ा सा इसके मतलब थोड़ा सा मैं समझा दूं आप लोगों को और उसके बाद भाई गुरीबा एक ही जो है क्वेश्चन का आंसर दी जा रही हो बस। ठीक है, मिल गया, बचल गया आपको कि जो है आपका आंसर मुझे मिल चुका है। अब बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करना आपने। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूं, देखो कि ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं है, ये एक आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, इसकी रीजन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ईकेट वाले राज की तारीफ करते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था जब आप बात करते हो पीरियोडिक टेबल की तो पीरियोडिक टेबल में हमने कहा था कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप जो हैं जब भी वो क्या करते हैं सिक्स और सेवंथ ए ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इस केस पे हम ये बात कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हम कहते हैं 1.7 से अबव का हो, ठीक है, तो फिर ही आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर ना हो तो हम कहते हैं कि कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा। अब देखो एल्यूमिनियम की जहां तक बात है, एल्यूमिनियम का आपको चैप्टर नंबर, हाँ हाँ ठीक है, लेक्चर नंबर है वो। ठीक है, अच्छा, एल्यूमिनियम की जहां तक बात है सो एल्यूमिनियम फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ठीक है,
जितने भी आपके पास इस वक्त बाकी तमाम के तमाम कंपाउंड नजर आ रहे हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि जो आपके पास मेटेलिक पार्ट है दे बिलोंग्स टू फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप, ठीक है जी। लेकिन ये जो है फर्स्ट ए और सेकंड ए का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि चूंकि ये उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए समहाउ इससे जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक नहीं बनेगा, वो कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड ही बनेगा, ठीक हो गया। सर एफएलपी में एक दिन का गैप हो प्लीज। देखो अगर आप एक गैप क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो कम हो जाएंगे, और जितना नंबर ऑफ टेस्ट आप देंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही अच्छा आपका जो है जो क्या कहते हैं प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी। अच्छा जी, अच्छा अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, एक और एमसीक्यू मैं आपकी स्क्रीन पर लिखूंगा, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू हमारे पास है। अच्छा HF बॉन्ड, ठीक है, इज इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.9, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड, ये आपको बताना है। अच्छा इन HF bond electronegative difference is difference is 1.9. What is the type of bond? What is the type of this bond? ठीक है, अब इसमें जो ए ऑप्शन हमारे पास बनता है वो क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बी ऑप्शन जो है आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है अभी, पाई बॉन्ड। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या आती है, इसमें सी ऑप्शन है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और डी ऑप्शन हमारे पास इसमें बनती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये आपने बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक आपको लगता है। वैसे अपेरेंटली जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम के दरमियान ग्रेटर देन 1.7 या 1.7 होगा तो वो आयनिक बनेगा। अब कंफ्यूज ये करने वाली बात है कि इतना आसान एमसीक्यू कैसे आ सकता है, इतना आसान एमसीक्यू कैसे आएगा भाई, ठीक है। यही आप ध्यान में रखते हुए आप कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही आसान है, 1.9 का पढ़ा हुआ है कि 1.7 से अबव हो तो ये तो होता है आयनिक, ठीक है, लेकिन ये आयनिक नहीं है, ठीक है जी। ये हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड नहीं प्रिपेयर करेगा, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, हम समहाउ कहते हैं ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ये हम कहते हैं समहाउ इसकी एब्नॉर्मल हम कहते हैं या एब्नॉर्मलिटी या हम कहते हैं पेक्यूलियर टाइप ऑफ बिहेवियर है, जिसमें कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन का साइज भी चूंकि कंपेरेबल है, तो इसलिए फ्लोरीन जो है जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोई मेटल नहीं है, इट्स नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम नहीं है, इतना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम नहीं है। यहाँ पर मेटल होता फ्लोरीन के साथ तो फिर तो आयनिक ही बनना था, लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोजन इटसेल्फ एक हमारे पास नॉन मेटल एलिमेंट है, तो इस बुनियाद पर ये जो कंपाउंड बनेगा, इसमें जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये भी क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी हम कहते हैं बॉन्ड बनेगा तो कोवेलेंट बनेगा, इट्स नॉट आयनिक, ठीक है। फिर 1.7 क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं रमीज, उसके साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि 1.7 भी होगा और इसके साथ साथ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, एक मेटल होगा और इसके साथ नॉन मेटल एटम जो है एक दूसरे से लगा होगा, ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड डेवलप होता है, ठीक है। जहां पर देखें दोनों के दोनों नॉन पोलर जो है एटम्स हैं, दोनों के दोनों नॉन पोलर जो है एटम्स हमारे पास होते हैं। केमिस्ट्री उतने कॉन्सेप्ट्स नहीं है जितनी एक्सेप्शंस हैं रमीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर जहन में रखें इस चीज को तो आप देखें कि ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। आपने जब ये हमने जब इनऑर्गेनिक पढ़ी थी कल, आपके टेस्ट में भी ये चीज शामिल थी कि जब आप लोग फर्स्ट डे और सेकंड डे की बात करते हो तो ये दोनों के दोनों ग्रुप्स जो हैं मेटल कंटेन करते हैं। इनको हम जब लगाते हैं विद 6th A एंड 7th A ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो हम कहते हैं कि ये दोनों के दोनों जो हैं मिलने के बाद बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पर कहीं आपको मेटल नजर आ रहा है, मेटल पार्ट तो है ही नहीं,
जब मेटल पार्ट नहीं है तो फिर ये आयनिक कैसे हो गया, ये सिंपल नॉन पोलर होगा। तो आपने कंडीशन ध्यान में रखनी है कि आयनिक और जब बॉन्ड बनना हो तो उसमें एटम्स जो हैं वो एक मेटल भी होगा और नॉन मेटल जो है वो भी हमारे पास इसके अंदर पार्ट होगा। ठीक है, कंप्लीटली क्लियर हो चुका है आप लोगों को? अगर क्लियर हो चुका है तो हम अपने यूजुअल लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, हम ये देखो इतना स्लो लिखा है। ठीक है जी, तो हम मूव करते हैं, स्लाइड लगा दें, पहली स्लाइड लगा दें। ठीक है, अच्छा अगर आप लोगों ने इसको देख लिया है, इन एमसीक्यूज को समझ लिया है, तो हम पहले जो है स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से मूव करते हैं आगे। सर प्लीज रिपीट कर दें। फायजा कह रही है, फायजा मैं आपको बताऊं कि एक तो ये कि 1.7 जो है इतना डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हम कहते हैं कि 1.7 या ग्रेटर का होगा, तभी हम कहते हैं कि जो बॉन्ड होगा वो समहाउ आयनिक नेचर का होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आती है, हम ये कहते हैं कि फिर जो बॉन्ड बनेगा वो एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होना चाहिए, एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होना चाहिए, तभी वो आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक बॉन्ड डेवलप होगा। यहाँ HF की जहां तक हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, दोनों एटम्स ही नॉन मेटल हमारे पास आ गए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं अगरचा यहाँ पर 1.7 से अबव का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, लेकिन जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट होगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में समहाउ आयनिक कैरेक्टर जरूर हो सकता है। पोलर की हम बात करते हैं तो अब आगे जाके आप देखेंगे भी, जैसे HCl ने आपने जो है आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर भी आयनिक कैरेक्टर आता है, ठीक है, बॉन्ड का, लेकिन बॉन्ड कोवेलेंट ही बनेगा। रीजन समझ आ गई आप लोगों को? अब इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर फर्स्ट स्लाइड आज की जो जिसको हमने डिस्कस करना है वो डिस्प्ले भी हो रही है। आपने देखा होगा कि हमने आज जो है नंबर ऑफ स्लाइड्स भी अपने लिए जो है कम ही रखी हुई है, क्योंकि मैंने आज मोस्ट ऑफ द जो पढ़ाना है आप लोगों को, जो रूटीन वर्क हमने करना है वो ज्यादातर हमारे व्हाइट बोर्ड पे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं आयनिक बॉन्ड के हवाले से। मैंने यहाँ पर वही पॉइंट मेंशन किया हुआ है जो भी हमने डिस्कस भी किया था कि अगर दो एटम के दरमियान 1.7 से लेस का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो तो वो बनते हैं कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर 1.7 से अबव हो तो वो बनाते हैं आयनिक। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि आयनिक केस में मेटल और नॉन मेटल का आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख लें तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो है वो प्योरली 100% का नहीं होता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं, जो पहला हमने पॉइंट पढ़ा जिसमें कि हम एक कंडीशन देख रहे हैं जिसमें 1.7 की बात हम करते हैं कि 1.7 से अबव ही जो हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, तो कुछ आयनिक कंपाउंड उसको फुलफिल करते हैं, कुछ नहीं भी उसको कर रहे होते। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक कैरेक्टर का नहीं होता। हम कहते हैं कि समहाउ आयनिक कैरेक्टर किसी कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड की हम जब बात करते हैं तो वो लेस देन 100 ही होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है NaCl है 72% होता है, CsF2 जो CsF है, ठीक है, ये 92% जो है आयनिक कैरेक्टर को शो करता है। और आप जानते हैं सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो फिर भी इनके तरह जो बॉन्ड बन रहा है वो प्योरली 100% का नहीं है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप मुझे बताएंगे इस हवाले से, नहीं तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे। मुझे बताएं कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो जल्दी से बताना है आपने इस इंफॉर्मेशन के हवाले से, नहीं तो फिर हम आगे मूव करेंगे और मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है समझाऊंगा रिलेटेड टू नेक्स्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करेंगे। जल्दी से बताएं कोई कंफ्यूजन आपके जहन में अगर आ रही है इसके हवाले से तो। अच्छा, यहाँ पर है जी सर, मिलेगा नहीं कुछ आगे पीछे? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। इसको ऊपर नीचे कैसे करूंगा? नीचे कैसे करूंगा मैं? वो ठीक है, मैंने पिछले कमेंट से सर Al2O3 तो आयनिक है, फिर AlCl3 क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊं कि वही हम जो रूल यहाँ पर देख रहे होते हैं आयनिक कैरेक्टर का, आयनिक बॉन्ड का, उसमें 1.7 से अबव का डिफरेंस भी होना चाहिए। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड भी हो। दोनों में मेटल और नॉन मेटल पार्ट मौजूद है, लेकिन जहां तक बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात है, तो Al2O3 में कुछ और है, AlCl3 के अंदर कुछ और है। इवन के जो हम कहते हैं कि मेटेलिक और जो नॉन मेटेलिक एटम की रेशो है
इन कंपाउंड्स में वो भी डिफरेंट है। अगर इक्वल टू 1.7 हो तो फिर भी आनिक बनेगा, ठीक है, आनिक बॉन्ड ही बनेगा भतीजा। जी सर, जब एग्जैक्टली हो तो मैंने बता दिया सर। फिर क्या है जी, एक चीज हम ये बोलते हैं कि सिर्फ वो कोवेलेंट होते हैं जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस हो, वो कोवेलेंट होते हैं। तो लेकिन एचएफ की भाई यही तो बात मालूम हमने की है कि आयनिक की बात जहां तक करते हैं तो उसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पार्ट दोनों होना जरूरी है, ठीक है। चूंकि एचएफ में दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, इसीलिए हम इसको कोवेलेंट कंसीडर करते हैं, आयनिक नहीं होता ये, ठीक हो गया। Why is there ionic bond with is there no ionic bond with 100% इमेजर? तो उसकी रीजन यही है कामिल के जब आप बात करते हो किसी आयनिक कंपाउंड की तो उसमें आप 1.7 का जो है एक मार्जिन अपने ध्यान में रखते हो, एक जो कहते हैं समहाउ एक कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हो। अगर इतना डिफरेंस होगा तभी वो प्योरली आयनिक होगा, अगर नहीं है या लेस देन है तो समहाउ हम कहते हैं कि उसका आयनिक फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो चूंकि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है उनमें इतना डिफरेंस जो है यूजुअली इतना भी नहीं होता, ठीक है। यार ये बहुत मुश्किल हो गया, इसको कर लो इसको ना, ठीक है। यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, आनिक कैरेक्टर क्या होता है, देखो मैं बताऊं सना, आनिक कैरेक्टर का सिंपली मतलब ये होता है कि जो हमारे पास कंपाउंड है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो जिसकी वजह से चार्जेस डेवलप हो। ये चार्जेस जो हैं, ठीक है, इनको हम आनिक कैरेक्टर का नाम देते हैं। इनकी स्क्रीन पर पहले स्क्रीन प्ले कर दें और सर्वे ऑन कर दें जब तक आपको बुलाएंगे, ठीक है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक सर्वे ऑन होगा, आपने उसको फिल करना है, क्योंकि इस वक्त तक जो है मेरे पास वो कहते हैं ना समहाउ इक्विपमेंट नहीं है जिससे मैं आप लोगों के कमेंट्स देख पाऊं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं कि वो मेरे पास आ जाए, तब तक आप लोग ये सर्वे जो है आपको जो विजिबल हो रहा है उसको आप सॉल्व करें ताकि मुझ तक आप लोगों का फीडबैक भी साथ साथ पहुंचता रहे और फिर उसके हवाले से हम इंप्रूव करें, जो भी आपको चाहिए है, जिस तरह का भी इंप्रूवमेंट चाहिए है वो भी हम आपके लिए कर सकें, ठीक है। तो ये सर्वे जब तक आप करेंगे तब तक मेरे पास, क्योंकि आप देख भी रहा होगा, आपको जो है फील भी हुआ होगा कि मैं आज वाकई डिफिकल्ट हो रहा है मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि आज मेरे पास इस वक्त माउस नहीं था, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकूं और आप लोगों के कमेंट्स का आपको रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब जब तक ये प्रॉब्लम हल होती है तब तक आप लोग ये फीडबैक जो है हमें दे दें, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से आपने इसको सॉल्व मतलब इसको कंप्लीटली हल करना है। इसकी बेस पर हम फिर आगे चलते हुए कुछ नया प्लान करेंगे। जिन लोगों को ये सर्वे स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हुआ वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे। पेज रिफ्रेश करने के बाद वीडियो के एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करेंगे तो सर्वे इनका स्टार्ट हो जाएगा। आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट पे टिक करेंगे तो आपका जो भी आपका वोट है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के हवाले से वो चला जाएगा। क्वेश्चन ये था कि सेलेक्ट द सब्जेक्ट यू थिंक मस्ट इंप्रूव, यानी किस में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट हो, वो आपने यहाँ बताना है। क्योंकि प्रॉब्लम जाहिर सी बात है सॉल्व तब होगी जब हमें प्रॉपर वे में आप लोगों का जो भी फीडबैक है वो मिल पाएगा। तो इस थ्रू हम आपका फीडबैक ले लेते हैं और फिर इसको एनालाइज करते हुए हम फिर जो है अपने सिस्टम में और अपना जो भी है, ठीक है, क्राइटेरिया उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। सो इस थ्रू आप हमें अपनी सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। सो अब आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई भी आराम से हो जाएगा। जल्दी से आप इस सर्वे को कंप्लीट करें, फिर हम आएंगे वापस से। और मैंने आप लोगों को कहा कि आज हमने बहुत सी चीजें हैं जिनको हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है। तो उसमें पहली चीज हमारे पास डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आ रहा है, वो हम जो है इस वक्त स्क्रीन पर ही, मतलब कि जो आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते ही पढ़ेंगे। सो टाइम आप हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सबने जो है कर दिया होगा फिल। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं माइंड नहीं करूंगा रमीज, बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग जो है ठीक तरीके से बिल्कुल जो है जो आप चाहते हैं वो ही आप लोग। सर सब्जेक्ट्स दो सब्जेक्ट्स पे इंप्रूवमेंट चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह का कोई फीडबैक हो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने जो है अपना आंसर दे दिया है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। हम इसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो है इंप्रूवमेंट जो भी होगी वो ले आएंगे, ठीक है भी। अच्छा, मुझे बताएं कि जो पहला मैंने स्लाइड आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर विजिबल की थी जिसमें आप लोगों से पूछा था, मजीद इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी, जैसे कि आनिक कंपाउंड क्लास बताया था। इस हवाले से कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे अब कर सकते हैं ताकि हम आगे चल सकें। जल्दी से बता दें, जल्दी से आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो। सर एमसीक्यू में पोलर कोवेलेंट है, बिल्कुल पोलर के हवाले से जो है पोलर कोवेलेंट उसका आंसर था। ये हमारी तरफ से है, यू आर गिविंग यूर ठीक है।
भाई फातिमा, अगर आप चाहते हैं तो जरूर इसको भी इम्प्रूव करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। गप्पे नहीं मारनी हमने, जल्दी से बता दें कि आपने कोई क्वेश्चन करना है, नहीं तो हम जो है आएंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे इस वक्त। उस लास्ट पॉइंट का कौन सा लास्ट पॉइंट जल्दी से बता दें। 100% वाले की बात कर रहे हैं तो देखो मैंने आपसे कहा था कि 100% के अंदर हम कहते हैं कि 1.7 ठीक है जी, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर किसी दो एटम के दरमियान होगा तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो क्या होता है, वो आयनिक होता है। ठीक है, अगर 1.7 से लेस का है, अगर फिर भी वो आयनिक के तौर पे बिहेव कर रहा है तो वो कभी भी जो है हम कहते हैं कि वो प्योर आयनिक नहीं होगा, उसमें कैरेक्टर उसका 100% नहीं होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक चीज जो है मैं आपको यहां पर लिखता हूं। लेट्स सपोज हम NaCl की ही बात कर लेते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें अगर जो इनके दरमियान डिफरेंस 1.7 या इससे ग्रेटर है तो ये होना चाहिए 100%। ठीक है, लेकिन जब आप देखेंगे ना NaCl के अंदर सोडियम और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखेंगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 1.7 का होगा, लेस देन 1.7 का होगा। ठीक है, सो लेस देन चूंकि है हमारे पास, ठीक है, हम कहते हैं कि इसलिए इसका जो आयनिक कैरेक्टर है इट्स नॉट 100%, इट विल बी लेस देन 100%। ठीक है, 100% नहीं होगा, 100% से कम ही होगा। ठीक है, सो आप लोगों को बता रहा हूं कि 100% क्यों नहीं होता, क्योंकि जो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं 100% वाली, ठीक है, वो नहीं 1.7 वाली, ठीक है, वो तमाम के तमाम आयनिक कंपाउंड्स पे एग्जैक्टली अप्लाइड नहीं होती। ठीक है, जब भी हमारे पास फर्स्ट ए और सेकंड ए एलिमेंट, सिक्स्थ ए एंड सेवंथ ए एलिमेंट के साथ जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, वो आयनिक ही बनते हैं, चाहे उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से लेस का ही क्यों ना हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अभी आप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। कोवलेंट में क्या नेचर नहीं चाहिए, जैसे कि आयनिक में वन मेटल और नहीं, देखो मैं बताऊं को सारा मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम क्या करते हैं नॉन मेटल बॉन्ड बनाते हैं, या इवन के सेकंड सॉरी थर्ड ए से ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास मेटल्स भी हैं उनका बॉन्ड विद नॉन मेटल बनेगा तो वो कोवलेंट ही टाइप का होता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट, और इस वक्त मैं आप लोगों की स्क्रीन पर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो है वो डेवलप करूंगा। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ठीक है जी, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो है मैं आप लोगों के लिए विजिबल कर रहा हूं, मतलब कि इस वक्त मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, देखो हम जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड डिफाइन कैसे हम करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है वो टाइप ऑफ बॉन्ड, दो एटम के दरमियान वो बॉन्ड, ठीक है, जो दो एटम्स के म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बने, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दो एटम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इनके आपस में इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइड्रोजन अपने ही तरह के एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए हम कहते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। अब डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम का मतलब क्या होता है कि चूंकि दो हाइड्रोजन हैं जिन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे तो हम एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दूसरे को जो है क्रॉस से शो करेंगे, जिससे हमें इंडिकेशन मिलेगी कि ये वो बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान डेवलप हुआ है, ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि इन दो एटम्स को बाइंड करता है इन द फॉर्म ऑफ H2। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस की फॉर्म के अंदर इनको कन्वर्ट करता है, यानी कि हम कहते हैं फॉर्मेशन इसकी करता है। ठीक हो गया, और इस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की, Cl2 की बात कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन की बात हमने की है जिसको हम सिंपल कहते हैं H2। ठीक है, इस तरीके से Cl2 की अगर हम बात करते हैं तो आप ये बात जानते हैं कि इसको हम सिंपली जो शो करते हैं वो इस तरह से शो करते हैं, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होता है। इसमें भी क्या होता है, क्लोरीन की जहां तक बात है एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। ठीक है, इसको अपने आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये क्या करता है कि ये अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर करवाता है विद अदर एटम, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन पेयर डेवलप होता है वो दोनों एटम्स की जो जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की इसको पूरा करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन के आखिरी शेल में अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट की जाए तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में हमारे पास 8 आते हैं, तीसरे में हमारे पास 7 आते हैं। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के अंदर। तो अगर आप देखें तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी,
इस तरीके से हम इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक तौर पे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि बॉन्ड किस तरीके से बनता है दो एटम्स के दरमियान और वो किस तरीके से एक दूसरे से शेयर करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल दूंगा आप लोगों को डबल बॉन्ड की, फिर हम आगे चलेंगे। एक एमसीक्यू इसके रिलेटेड शो कर रहे हैं, एमसीक्यू जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन की जहां तक बात है तो उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो हम यहां पे बना देते हैं 2 2 4 5 और 6, ठीक है जी। इस तरीके से यहां पर एक ऑक्सीजन है जिसके इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। सो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू जल्दी से हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर का और फिर हम जो है इससे आगे मूव कर सकें। जल्दी से जो है इसको हम बना देते हैं। क्वेश्चन है which one of the following molecule does not obey dot and cross structure? Which of the following does not obey dot and cross model diagram? Dot and cross model diagram, ठीक है। ए ऑप्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है गिवन, ये बेसिक तौर पे है हाइड्रोजन की, ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन आपके पास क्या है भाई, सेकंड ऑप्शन जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगी इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोजन की आ चुकी है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगी भाई, HO, ठीक है। इस तरीके से सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, ये सिंपल हमारे पास है कार्बन यानी मीथेन की बात कर लेते हैं। और डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन हमारे पास है भाई यहाँ पे सिंपल ये हमारे पास है NH4, ठीक है जी, अमोनिया नाइट, ठीक है। अब मुझे बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है। अब इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या है, स्टेटमेंट आपसे ये डिमांड कर रही है, आपने देखना है कि डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर किस यानी किस स्ट्रक्चर पे अप्लाई हो रहा है और उसकी जो हम कहते हैं कि जो अप्लाई करने के बाद जो उसका जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं जिस चीज के लिए, वो है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना। तो आपने देखना ये है कि किस स्ट्रक्चर के ऊपर हम कहते हैं डायरेक्टली अप्लाई होगा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, जिससे कि वो जो एलिमेंट है उसका ऑक्टेट कंप्लीट भी हो जाए और स्टेबल भी हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बनती है। व्हाई? क्योंकि हमने यहां पर ऑक्सीजन की देखा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ नहीं किए। इवन के ये स्ट्रक्चर ठीक हो सकता था, ये स्ट्रक्चर इवन के ओबे कर सकता था डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को। किस तरह से, हम अगर इस तरीके से राइट करते हैं, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसका आखिरी शेल जो है कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। एक ये आ गया, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये आ जाएगा, पांचवा ये, ठीक है। 2 2 4 और 1 5, 5 हो गए हमारे पास, ठीक है। 6 भी हमारे पास होगा, वो यहाँ आ जाएगा। और एज अ होल आप जानते हैं कि ये हाइड्रोक्सिल है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। सो इस फॉर्म के अंदर समहाउ हम कहते हैं ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली ओबे करता अगर ऐसा होता, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ नहीं किए थे, इसलिए हम कहते हैं ये अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा।
आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे और हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, उससे मतलब मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। एक छोटी सी एक और पॉइंट यहीं पर ही क्लियर करता चलो। जैसे मैंने आप लोगों के लिए ऑक्सीजन की बात की थी कि ऑक्सीजन जो है उसमें आपने देखा था O2 मॉलिक्यूल के अंदर कि हर एक जो ऑक्सीजन एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, हम कहते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक कंप्लीट देता है शेयरिंग के लिए। तो इसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं। जब भी हमारे पास बॉन्डेड एटम, हर एक इंडिविजुअल बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। 2 देगा तो हम कहते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। 3 देता तो हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये कंफ्यूजिंग क्यों है भाई? देखो, कार्बन की जहां तक बात है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है ये 6 होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 होते हैं। इसको 4 मजीद चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसके पास आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे जिसको मैंने क्रॉस से शो किया हुआ है। इसने 4 बॉन्ड बना लिए विद हाइड्रोजन, इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और बी ऑप्शन राइट क्यों थी? रीजन ये थी कि हमने इसके आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे नहीं मेंशन किए हुए थे सिंबल के साथ, इसलिए ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब इनकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड स्लाइड इनकी स्क्रीन पर ले आए जी। आ गई सेकंड वन, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आएगी। कुछ मैं एग्जांपल्स आपको व्हाइट बोर्ड पे है इसके रिलेटेड बताऊंगा और फिर हम इसकी एक जो है क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आगे की तरफ को मूव करेंगे। देखो, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड की जहां तक बात है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे आपने आने में देखा था कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जो बॉन्ड बनता है, यानी जिसमें आयन प्रिपेयर होते हैं, एनायन प्रिपेयर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एटम्स के आपस में इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर करने से जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड की जहां तक बात है, तो इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को ट्रांसफर करेगा, तो जो इससे बनने वाला बॉन्ड होगा इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। सर, कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स नहीं करनी, कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप मैंने शॉर्टली बता दी, बहुत ब्रीफ सा यार, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए हर एक बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन देगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर जो एटम्स जो हैं उनकी अगर हम बात करते हैं कि वो डिफरेंट एटम्स हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो हम कहते हैं वो पोलर बनेगा। अगर नहीं है इतना खास या बहुत थोड़ा है तो वो नॉन पोलर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात बता रहा था कि ये तब बनता है कि जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम कंप्लीटली तौर पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को, इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसकी हम जहां तक बात करते हैं तो इसमें क्या है, फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ वन कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल विद एन एम्प्टी ऑर्बिटल। इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, अभी मैं आप लोगों के लिए जो एग्जांपल कोट करूंगा उसमें भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। हमेशा जब भी आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो ये 2 ऐसे स्पीशीज के दरमियान बनता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है इसका वो ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड है वो ओवरलैप करता है विद द एटम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करेगा। सर, डेटिव का क्या मतलब होता है? देखो मैं आपको बताऊं, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ही चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि इसमें 2 स्पीशीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं इस तरीके से कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट सिंगल एटम, नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्पीशीज टू द अदर स्पीशीज। ठीक है, फिर डेटिव और आनिक में क्या फर्क हुआ? सना, हम डेटिव की जहां तक बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम अ स्पीशीज हाईली रिच स्पीशीज टू द लेस इलेक्ट्रॉन कैरिंग स्पीशीज। ठीक है, जबकि आनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सिंगल भी हो सकता है वो, ठीक है, वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्पीशीज टू दी अदर स्पीशीज। ठीक है, यानी हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाले जो मोस्टली तौर पे कंपाउंड आने वाले जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वो ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर या रेडिकल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है भाई, आगे समझ आप लोगों को 3 मिनट डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाते हैं? 3 में
अच्छा 3 में कैसे बनाते हैं फिर से भी बता दूंगा आपको व्हाइट बोर्ड पे जब आऊंगा, ठीक है, ये बता दूंगा। सर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या फिर ट्रांसफर, इफ ट्रांसफर देन हाउ इट इज कोवेलेंट। देखो मैं आपको बताऊं कामिल, ये ट्रांसफर का वर्ड होता है कि जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होता है, ठीक है, किसी एक रिच स्पीशीज से डेफिशिएंट स्पीशीज की तरफ। रिच स्पीशीज का मतलब कि जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लॉन्ग पेयर कैरिंग स्पीशीज होगी। अब यहाँ पर एग्जांपल भी देखेंगे एक ऐसी स्पीशीज पे जिसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट ना हो उसकी तरफ, ठीक है। तो कोवेलेंट किसको क्यों कहते हैं, कोऑर्डिनेट का वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पर। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि दो स्पीशीज यानी दो ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स देने से, ठीक है, और इनके थ्रू बॉन्ड बनेगा जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम एक एरो के साइन से शो करते हैं। कोवेलेंट यहाँ पर इसलिए है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही, फिर भी हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है जो कि दो एटम्स को बाउंड रखेगा, इसलिए हम कहते हैं कि कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स को कहते हैं, ठीक है भाई, समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है अगर हम बात करते हैं इसी पॉइंट की जो नेक्स्ट मेंशन किया हुआ है कि एन एटम दैट डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज डोनर, और इसको हम लेविस बेस कहते हैं, और वो हम जो एक्सेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड जो है वो कहलाएगा। आप ये बात लेविस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट पढ़कर आ चुके होंगे। लेविस एसिड मतलब वो होती हैं चीजें तमाम वो होती हैं लेविस एसिड के मुताबिक कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी वो बेस कहलाते हैं, ठीक है। एंड दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंटिंग फ्रॉम द डोनर टू एक्सेप्टर, ठीक है जी। इनकी स्क्रीन से स्लाइड हटा दें, व्हाइट बोर्ड पे समझाने लगा, ठीक है भी, क्लियर हो गया। अच्छा अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर समहाउ कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवेलेंट बॉन्ड की भी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवेलेंट बॉन्ड की भी होगी। Involves formation of ions and it involves different it involves electronegative difference but covalent involves demand of electron। बिल्कुल उस्मान, बिल्कुल आपने जो है इसको कंपेयर बहुत अच्छे तरीके से किया है। एग्जांपल जैसे जितने आयनिक और डेटिव तो सेम तरह बनते हैं। सना मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी वहां पर क्लियर भी किया उस्मान ने आई थिंक मेरे हाथ उनका नाम उस्मान है, ठीक है, उन्होंने क्लियर भी किया कि जो एटम्स हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक एटम दूसरे एटम को सिंगल इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट ट्रांसफर कर सकता है, जिससे कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है। जबकि हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के मुताबिक कहते हैं कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब आप एग्जांपल देख लें, ओजोन में कह रहे हैं भी, अभी एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। यहां पर देखें, इस पर NH3 की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। क्यों कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर मौजूद है। अगर H+ मौजूद हो यहाँ पर कहीं पे, ठीक है, H+ आयन यहाँ पर कहीं पे मौजूद हो, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा H+ आयन को, कि जिसके थ्रू ये एक मॉलिक्यूलर स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी। यहाँ सिंगल एक एटम नहीं है, हम कहते हैं कि ये एक कंप्लीट एक मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम को मुश्तमिल हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, किसी एक ऐसी स्पीशीज को जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। देखो हाइड्रोजन की जहां तक बात है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वो भी डोनेट कर दे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे 0, इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इट्स H+ के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है, तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो हम कहते हैं कि वो स्पीशीज के जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर हो, जो कि यूटिलाइज ही नहीं हो रहे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो इस तरह की स्पीशीज इस को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी और इसके थ्रू हमारे पास बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की इस तरीके से फॉर्मेशन होती है, ठीक हो गया। और हाइड्रोजन जो है क्या करता है, भी नाइट्रोजन से स्टक कर जाता है और इसके बाद हम इसको इस तरीके से मेंशन करते हैं, ठीक है भी, क्लियर हुआ आप लोगों को, ये चीज क्लियर हुई है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चूंकि इस अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया है, ये एक हमारे पास क्या है, डोनर स्पीशीज है, तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट हम ये बात कहते हैं कि वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, डोनर होती हैं, ठीक है, ये बेस कहलाती है, तो ये लेविस बेस भी है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है बेसिक तौर पे ये लेविस नॉट लेविस, ठीक है जी, लेविस बेस भी है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, तो ये हम कहते हैं लेविस एसिड,
ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी से बताना है आप लोगों ने, नहीं तो हम फिर फर्दर मूव करेंगे आगे और मैं कुछ और चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है सर, डोनर ऑलवेज मॉलिक्यूल ही होंगे, एटम भी हो सकते हैं। जरफशान, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ये बहुत जनरल और ब्रॉडर डेफिनेशन है, जिसमें कि लाजमी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल ही जो है ये डोनेशन कर सकता है। इवन एक एटम जो है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है तो वो भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। कभी सर आजिब की क्लास में इजी ऐसे कमेंट हों तब पता चले। बिल्कुल भाई, ये सर जो है वो गुस्सा करते हैं और मुझे भी गुस्सा करना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से कमेंट करेंगे तो आपकी चैट हाइड कर दी जाएगी, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल मिसयूज नहीं करना। इसको यूजफुल पर्पस के लिए इसका जो है इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अमोनिया और BF3 यानी बोरॉन टेट्राफ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड की हम बात कर लेते हैं। देखिए जरा, ठीक है। अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें ये जो हमारे पास सेंट्रल एटम अमोनिया का नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर कैरी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये लोन पेयर कैरी कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये लोन पेयर जो है ये इसको एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी जो है बना देगा, ठीक है। क्या कहता है इसको, नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी यानी कि हम कहते हैं रिच स्पीशी बना देगा, ठीक है। इस तरीके से बोरॉन की जहां तक बात है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है क्या, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इन तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली इस्तेमाल करता है किस चीज के लिए, ये डायरेक्टली इस्तेमाल करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो चूंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन के डायरेक्टली इस्तेमाल करता है तो देखो इसने तीनों के तीनों बॉन्ड बना भी लिए। अब देखो जब भी ये इलेक्ट्रॉन यानी कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है, तो उससे जो बॉन्ड पेयर्स बनते हैं, वो बॉन्ड पेयर्स जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उन दोनों के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं, ठीक है जी। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करेंगे, मूव करेंगे और दोनों न्यूक्लियाई को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब आप देखो ये दो हो गए, 2 4 और 2 6, यानी कि बोरॉन के पास अगरचा इसने बॉन्ड बना भी दिए हैं, ठीक है, तब भी हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सका, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के तौर पे ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो अगर ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस पे ट्रांसफर करेगा तभी बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। जी, समझ आ गया आप लोगों को? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दें। इज इलेक्ट्रोफाइल एंड अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। डोनर स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है इसको न्यूक्लियोफाइल ही कहते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी जिसको हम कह रहे होते हैं। और जो एक्सेप्टर स्पीशी होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है, ये हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चूंकि डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करेगी। डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड वेनिश आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है कि देखो हम जब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम डायरेक्शनल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्शनल बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसको हम इस लाइन से शो करेंगे कि इसकी इस बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, यानी कहां पर इसकी डायरेक्शन, किस तरह की डायरेक्शन है, ठीक है। यहां भी आप क्या करते हो, एक एरो जो है साइन के साथ डायरेक्शन को ही शो करते हो, इसमें कि आप डोनर और एक्सेप्टर की बात कर रहे होते हो। तो जब ये बॉन्ड बन जाता है तो जो हमारे पास डिफरेंस होता है बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड वो एज सच उतना नहीं रहता, ठीक है। इवन के मैंने आपको बताया कि जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो 100% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, कुछ परसेंटेज उसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की होती है और कुछ परसेंटेज हम कहते हैं कि इवन कोवेलेंट बॉन्ड की रहती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल प्रोवाइड की थी, इस एग्जांपल के अंदर अगर हम एग्जैक्टली तौर पे देखें कि जो है परसेंटेज कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की क्या थी, तो इसमें हमारे पास अराउंड 25% जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है और 75% हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है जी। अब अगर आप लोग ने इस तरह की डिस्कशन फर्दर डिस्कशन जारी रखी, ठीक है, सो हम करेंगे ये कि कुछ चैट जो है आप लोगों की हाइड कर देंगे और इसके साथ साथ फिर जो लोग ज्यादा एक्सटेंसिव डिस्कशन कर रहे हैं उनको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। सो आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है इस तरीके से इसको मिसयूज नहीं करना, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, आई थिंक मुझे लगता है ऐसा।
कि आप लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है रहते हुए इसको मिस यूज करते हुए आप लर्न है, ठीक है। सो अगर आप फर्दर इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो चैट को भी हाइड कर देंगे और इसके साथ साथ जो है जो लोग ज्यादा एक्सटेंसिव बात कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर ब्लॉक भी कर देंगे, ठीक है सर। अगर HCl भी हो ऑप्शन में और NH3 भी हो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, तो देखो मैं बताऊं कि HCl में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि बॉर्डर लाइन केस होता है, और NH3 के अंदर हम कहते हैं कि प्रॉपर वे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो NH3 को आप क्लिक करेंगे, NH3 हमारे पास सही होगा। जल्दी से बता दें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों की यहाँ तक, क्योंकि आज का टॉपिक जो हमने आज रखा हुआ है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर की बात हमने की थी और कोवेलेंट बॉन्ड और साथ में फिर हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात की है। ये बहुत आसान टॉपिक है, ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो अगर आप लोगों को समझ आ चुकी है तो हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, नेक्स्ट चल सकते हैं आगे। बिल्कुल, इसको मैं सारा यही कह रहा हूँ कि अगर आप फर्दर इस तरह से अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे तो ये जो आपकी चैट है इसको हाइड कर देंगे परमानेंटली, ठीक है। फिर आप लोग इसके लिए सब्र कर लेंगे, ऐसे अगर आप लोगों को नहीं करना है तो फिर हम इसको हाइड ही कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक आप लोगों की? थोड़ा सा वेट कर, नो कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम मूव करते हैं और नेक्स्ट जो है हम आगे चलते हैं। टाइप्स की सभी, यहाँ कौन सी टाइप की आप बात कर रही हैं, देख किस टाइप की आप बात कर रही हैं? अच्छा, जो आपने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल देखा था, देखो जब भी हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की बात करते हैं तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन दे के अपनी स्टेबिलिटी गेन करता है, इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जो चाहता है इलेक्ट्रॉन ले गेन करे, इसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है हम कहते हैं लविंग स्पीशीज कहलाती है। सो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। लिविस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसको हम कहते हैं लिविस एसिड, ठीक है। ये हमने बात की थी अभी तक, जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के सामने वो पोस्टुलेट्स लेकर आऊं जो विस्पर थ्योरी के अंदर इंक्लूड थे, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं कंपाउंड की, उनको भी देखेंगे सर। जैसे आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, तो डेटिव बॉन्ड मैंने आपको बताया ना सर कि ये भी डायरेक्शनल है। इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने की डायरेक्शन देख सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इनकी स्क्रीन पर जो है नेक्स्ट स्लाइड, जो आई थिंक स्लाइड नंबर 3 बनती है, वो ले आ चुकी है। अच्छा देखो, अब हम मूव करके हैं टुवर्ड्स विस्पर थ्योरी, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की हम इस पर बात करेंगे और इसमें जो है हम पहले तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इससे आगे मूव करेंगे। अब देखो पहला तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास इसकी जो है मतलब इसके हवाले से मेंशन किया हुआ है कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने इसको डेवलप किया था, ठीक है, और किस तरीके से ये स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। तो अब यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पर है सिर्फ लिविस एस कॉन्सेप्ट ही देखना है हमने। दुआ आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट ही देखना होता है, जज करना होता है कि कौन सा लिविस एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, कौन सा लिविस बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयनिक है या कोवेलेंट, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और हम जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं या आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, एटम के दरमियान कुछ और होता है और मॉलिक्यूल के दरमियान कुछ और तरह की फोर्सेस होती हैं, ठीक है। आपने इसको डिफरेंस में रखना है अपने। सर बता दें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होती है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी भी, देखो मैंने आपसे कहा था फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इस तरीके से ऑक्सीजन, ठीक है, और समहाउ हम कहते हैं कि क्लोरीन भी जो है ये फॉर्मेशन कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो ये हमारे पास होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इस पर आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, जहां तक हम विस्पर थ्योरी की बात करते हैं, चैट हाइड कर दो। लिविस थ्योरी की जहां तक हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन हम पहले ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जी ये थ्योरी जो है प्रपोज की, ठीक है, दी हमें प्रोवाइड की, किन्होंने भी दो साइंटिस्ट मेंशन किए हुए, नाइल हॉलम है, ठीक है, और क्लिप्सी, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, हम तक पहुंचाया था, ठीक है। और जहां तक इस थ्योरी की बात है तो जो इसका मेन प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या है कि जितने भी एक एटम के पास, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एटम है, ठीक है, इसके पास जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के थ्रू हम किसी एक कंपाउंड जो है वो उसके स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपसे बात कह रहा था
कि जब हम किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू विस्पर जो इसका मेन प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करती है कि कंपाउंड जो है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर में फिर देखेंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारे पास बॉन्ड पेयर भी होते हैं, हमारे पास लोन पेयर भी होते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड पर आऊंगा, स्क्रीन से इनकी जो है वो स्लाइड हटा दें। देखें, फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 7 है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 5 में से 3 का इस्तेमाल करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, 2 का इस्तेमाल करता है एज अ लोन पेयर की सूरत में। जैसे कि नाइट्रोजन, ये इसका आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है? 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अब हम हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसकी शेल के अंदर, ठीक है। सो इसको अगर अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाएगा विद नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा ताकि ये क्या कर सके, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो सके और नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। सो हाइड्रोजन जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए विद नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। अब आप देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बाइंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर का नाम देंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट पॉइंट, थर्ड, ठीक है, थर्ड। देखो थर्ड, अच्छा, अगर हम ये देखते हैं पोस्टुलेट्स की बात करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट भी यही चीज क्लैरिफाई कर रहा है कि लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर दोनों कलेक्टिवली कंपाउंड के ओवरऑल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और जब भी आप सेम चार्जेस की बात करते हो तो सेम चार्ज एक दूसरे के दरमियान रिपल्शन की फोर्स ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास एक कंपाउंड के अंदर बॉन्ड पेयर भी होंगे, लॉन पेयर भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में दूसरे के साथ रिपल्शन की फोर्स क्रिएट करेगा, और इस रिपल्शन की फोर्स की वजह से हम कहते हैं कि ओवरऑल जो है हमारे पास कंपाउंड का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मेंशन किए हुए हैं ऑर्डर को कि किन के दरमियान रिपल्शन की फोर्स ज्यादा होती है, किन में रिपल्शन की फोर्स कम होती है। हमेशा लॉन पेयर में रिपल्शन की फोर्स ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और लॉन पेयर में रिपल्शन की फोर्स ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है। उसकी रीजन मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूं। व्हाइट बोर्ड दिखाएं इनको। देखो मैंने आपसे कहा कि ये जो नाइट्रोजन है इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, ये एक्ट करता है लाइक लोन पेयर, ठीक है। देखो जब भी हम लोन पेयर की बात करते हैं तो लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ एक एटम के साथ जुड़ा होता है, वो सिर्फ एक ही एटम का हिस्सा है और वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम के न्यूक्लियाई की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। इट मींस कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स कम है, ठीक है। बनिस्बत इसके हम जब बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर दो एटम्स को कनेक्ट कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है, अटैच कर रहा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम्स को बाइंड कर रहे हैं तो इट मींस कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर दो न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। दो न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन की फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे डायरेक्टली अप्लाई, जिसको बॉन्ड पे कह रहे हैं, इस पे अप्लाई हो रही है। तो हम कहते हैं कि इन पे चूंकि अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इस पे अट्रैक्शन की फोर्स कम है, तो ये फ्री टू मूव है, ये फ्री टू मूव नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही बात कहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं और मुझे एक जो है रस्सी, एक रूप जो है कि थ्रू पीछे बांधा हुआ है, तो मैं उस रस्सी के थ्रू आगे नहीं मूव कर सकता, लेकिन इधर उधर को जरूर मूव कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं दो रूप्स के थ्रू बंधा हुआ हूं, यानी कि मुझे इस तरफ से ही बांधा जाए, इस तरफ से ही बांधा जाए, तो अब मेरी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करे, जिससे कि रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है कि अब ये मूव नहीं कर सकते। यहाँ नाइट्रोजन की जहां तक बात है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे आर फ्री टू मूव। जब ये फ्री टू मूव है तो ये मोर रिपल्शन काज करेंगे, मोर एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे, इसलिए हम कहते हैं लोन पेयर में रिपल्शन की फोर्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की फोर्स और ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। अब इनकी चैट ओपन कर दें और क्वेश्चन पूछें। अब यहां से चैट ओपन कर, क्वेश्चन पूछें यहां तक कोई, अगर आपने पूछना हो तो। जी, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से शेयर कर लें आप लोग, ताकि इसको हम क्लैरिफाई कर सकें और फिर नेक्स्ट मूव कर सकें आगे।
चलें, जबरदस्त हो गया, फिर तो ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को। सर डिस्टॉर्शन का बता दें। डिस्टॉर्शन का मतलब यही होता है ना, रिपल्शन की फोर्स, ठीक है। देखो चूंकि ये मूव ज्यादा करता है, तो मूव ज्यादा करने की बुनियाद पर एरिया ज्यादा कवर करेगा, जिसकी वजह से ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, यानी कि जो एक्चुअल हमारे पास हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, इसकी रिपल्शन की फोर्स ग्रेटर अप्लाई करने की वजह से ये बॉन्ड्स आपस में करीब आ जाएंगे, ओवरऑल शेप जो है वो क्या हो जाएगी, समहाउ डिस्टॉर्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, इसको डिस्टॉर्शन का अमल कहते हैं। रिपीट कह रहे थे तो मैंने आपको ये बताया कि ये सिर्फ एक न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट हो रहा है, इस पे अट्रैक्शन की फोर्स कम है, इट इज फ्री टू मूव, ठीक है। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, ये दो एटम से जो है क्या कहते हैं भाई अट्रैक्ट हो रहे हैं, दो न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए इन पे अट्रैक्शन की फोर्स ग्रेटर है, ठीक है। अट्रैक्शन की फोर्स ग्रेटर है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये फ्री टू मूव नहीं है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर ये रिपल्शन की फोर्स नहीं कम अप्लाई करेंगे। AB1 AB2 AB4 ज्योमेट्री ये मैंने अभी बताना है आप लोगों को, अभी ये एक्सप्लेन होना बाकी है। अब इस तरह करते हैं कि हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। लेकिन पता है क्या, आज के टेस्ट के अंदर दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिलेवेंट टू वेस्पर थ्योरी हैं। मैंने पोस्टुलेट्स आपको समझाए हैं, अब मैं देखता हूं कि आप लोग इन पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसका राइट ऑप्शन देखेंगे। लेकिन अभी तक वो दो कॉन्सेप्ट्स अभी हमने नहीं डिस्कस किए वेस्पर के, क्योंकि अभी हमने आगे टास्क की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो चलें, कोई बात नहीं, टेस्ट आप लोगों का स्क्रीन पर आपके आ जाता है, आप उसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। उससे ये होगा कि आप शायद उस जो हमने अभी तक पढ़ा उसके थ्रू, जो भी हमने जो कुछ डिस्कस किया है उसके थ्रू आप अप्लाई करते हुए उसके राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए, ठीक है जी। नहीं भी नहीं हो पाएंगे तो हमने उसको कल फिर उसको डेप्थ वाइज डिस्कस करना है, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बताएं जल्दी से, आप लोगों के जो टेस्ट है इस पर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी वो आपने मुझे बता देना ताकि हम उसे क्लियर कर सकें। जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं होगा वो सिंपली करेंगे ये कि अपना पेज रिफ्रेश करेंगे, और पेज रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है, उनको वीडियो के एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, और थ्रू वो टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करेंगे, और पेज रिफ्रेश करने से क्या होगा कि उनको वीडियो के नीचे एग्जैक्टली स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर वो क्लिक करते हुए टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से जो है अपना टेस्ट स्टार्ट कर लें, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। इसके बाद हम थोड़ा सा टेस्ट डिस्कस भी कर लेंगे, और मैंने आपसे कहा कि उसमें दो एटलीस्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि रिलेटेड टू वेस्पर थ्योरी हैं, और वो अभी तक हमने डिस्कस करना थी। हम फिल वक्त डिस्कस कर रहे थे पोस्टुलेट्स को, तो पोस्टुलेट्स अप्लाई करते हुए भी आप उसके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। जल्दी से इस टेस्ट को कंप्लीट करें, जिसके बाद आप लोगों के मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, आपकी कोई क्यूरीज जो हैं, ठीक है, वो सुनूंगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। सो मैं टेस्ट ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों से टेस्ट जो है वो डिस्कस कर सकूं, और कल हम इसको जो हमारे पॉइंट्स रह चुके हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे। जी, अब आप लोगों के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं साथ में जो आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो इस वक्त तक कॉन्सेप्ट विस्पर के थ्रू ग्रैब किया है, उनको अप्लाई करते हुए आप लोगों ने समहाउ जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू विस्पर थे वो आपने सॉल्व किए होंगे, और जहां प्रॉब्लम आएगी वो हमने कल डिस्कस करना है, तो उसमें आपको मजीद क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। जी, एमसीक्यू 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3 देख लें आप। वन है हमारे पास, विच सॉलिड डज नॉट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट इसकी ऑप्शन थी कॉपर। कॉपर एक मेटल है, और आप जानते हैं कि मेटल्स के अंदर हमेशा क्या होती है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास था लिविस एसिड आर्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि लिविस एसिड का मतलब क्या होता है, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि वो स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, विल बी पैरामेटल, ठीक है, इफ द आउटर मोस्ट, ठीक है, शेल, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल एटम कंटेन्स बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर। तो उसमें ये इसका ऑप्शन राइट था, लेकिन कल हम इसको मजीद ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। चौथे का और तीसरे का ऑप्शन हमें कल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इवन के जो पांचवा है उसमें भी आप देखेंगे कि जो हमारे पास टू बॉन्ड पेयर और टू लोन पेयर है, ये वाटर के अंदर बेसिक टॉपिक होता है। और वाटर की जहां तक हम बात करते हैं, तो चूंकि वाटर के अंदर दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, और जो है दो इसके अंदर बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ एंगल 104 जो है वो 5 डिग्री का होता है, ठीक है। और फोर की जहां तक बात है, अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी, ज्योमेट्री ऑफ द मॉडल मॉलिक्यूल हैविंग 5 बॉन्ड पेयर, ठीक है, इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं जब भी आपके पास 5 जो है बॉन्ड पेयर्स हो, लेट्स सपोज ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है, इसके पास 5 बॉन्ड पेयर्स हो,
तो वो बॉन्ड पेयर्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं। ये जो है हमारे पास जो शेप होती है इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ठीक है, जब भी 5 होंगे, ठीक है, बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को शेयर करते हैं, अरेंज करते हुए, यानी हम समहाउ कहते हैं कि ट्रायंगल बनती है हमारे पास। अगर बात कर होती तो मैं आपको जरूर जो है दिखाता। मुझे पेन देना है, ये वाला देखो, 3 बॉन्ड पेयर अपने आप को 120 का एंगल बनाते हुए इस तरीके से अरेंज करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पर। फिर जो 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर रह गए, एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है, ये शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहलाती है। ठीक हो गया। बाकी जो है अब आप इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। एक और बात मैं आपको बता दूं, हो गया। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, मैंने कल आप लोगों का जो एक आपका टेस्ट हुआ था परसों, वो कंप्लीट सॉल्व करके अपलोड कर दिया है कैंपस जराज के ऊपर। आप वहां जाकर वो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन कामिल ने कहा था कि मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो मैं वो सॉल्व करके कामिल आप सबको पहुंचा दूंगा। बाकी तमाम क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, वो आप देखें। आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है वो आप तक बिल्कुल क्लियरली टॉपिक पहुंच जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन का हल पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने कल रात एक जो है वर्कशीट अपलोड की है, उसको भी आप सॉल्व करें। और वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम आती है, जो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट की हुई है, उस पर कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या कंफ्यूजन आ रही है, क्या क्वेश्चन है। लास्ट आयशा मैंने आपको जो क्वेश्चन का बताया है वो वाटर की एग्जांपल है, जिसमें कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 के बजाय सप्रेस्ड होके 104.5 पे आ जाता है। ठीक है भाई, अब इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जो फीडबैक आपने प्रोवाइड किया है इसको मैं जरूर इस्तेमाल करते हुए आपकी इंप्रूवमेंट के लिए काम करूंगा। अपना ख्याल रखें।